नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी वाला टॉपिक हम लेकर चल रहे थे, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में देखिए, मैंने आपको बताया था किस किस तरह से हमको इसको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया। दूसरा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जहाँ जहाँ पर प्लेटों के किनारे आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी के हमने थोड़ी सी हिंट यहाँ पर ले ली थी। दूसरा, हमने बात की थी ज्वालामुखी के अंग के बारे में हम बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ के बारे में भी हम जान चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, अब ज्वालामुखी के प्रकारों को दो भागों में हमने बांटा था। एक तो उद्गार अवधि के आधार पर, उद्गार अवधि के आधार पर, ठीक है, और दूसरा विस्फोटकता के आधार पर। तो आज इसी की हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के विस्फोटकता के आधार पर और कितने प्रकार के उद्गार अवधि के आधार पर। तो उद्गार अवधि के आधार पर हमने ज्वालामुखी को तीन भागों में विभाजित कर लिया था। एक कहलाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक कहलाते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक कहलाते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी, वो विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार से विभाजित किया था। फिर हम बात करेंगे विस्फोटकता के आधार पर भी। फिर ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आधार रहेगा, इस आधार पर लेकर चल रहे थे। तो पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरणों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरणों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम अभी बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रसुप्त ज्वालामुखी, या जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो हम लिखते चले जाएंगे साथ साथ में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहाँ पर सब लोग। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रसुप्त, सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी भी बोल देते हैं इनको, शांत ज्वालामुखी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो भूतकाल में सक्रिय थे लेकिन वर्तमान में सक्रिय नहीं है। वर्तमान में ये सक्रिय अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? डोरमेंट वोल्केनो की संज्ञा देते हैं। ठीक है, लिख लें इसकी परिभाषा, फिर आगे चलते हैं। वे ज्वालामुखी जो भूतकाल में या पास्ट, भूतकाल में सक्रिय थे लेकिन वर्तमान में इनसे ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन समय समय पर
समय समय पर इनसे अचानक गैस का रिसाव, कंपन तथा आसपास के तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो इनको ये मान लिया जाता है कि अभी ये क्या है, सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी ये क्या है, फट सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मेन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण हम लिख लेते हैं अगले पेज पर। उदाहरण, तो उदाहरण की देखिए हम बात करें तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण हम यहाँ पर है, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका है विसुवियस। तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर पड़ता है ये। तो विसुवियस ज्वालामुखी एक बार विस्फोट होने के बाद शांत है, ठीक है, अभी वर्तमान में शांत है, लेकिन भविष्य में कभी भी जागृत हो सकता है। तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, विसुवियस इटली के सिसिली द्वीप पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर। तो ये एक तो उदाहरण, इसको आपको ध्यान रखना है, विसुवियस। दूसरा उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, वो इसका शांत ज्वालामुखी का, इसमें हम ध्यान रखें, इसको एक भारत में है, इसको बोलते हैं नारकोंडा ज्वालामुखी। तो नारकोंडा ज्वालामुखी ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाता है नारकोंडा। तो अंडमान निकोबार में दो ही ध्यान रखना भारत के सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी द्वीप है। एक बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और दूसरा नारकोंडा है जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा माउंट फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, जापान, और जापान की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाता है ये फ्यूजियामा, इतना ऊंचा पर्वत है। तो जापान की सबसे ऊंची चोटी है, जापान की सबसे ऊंची चोटी। तो जापान की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी जाना जाता है फ्यूजियामा, ठीक है। इसके अलावा माउंट मियोना पड़ता है फिलीपींस के अंदर, तो माउंट मियोना फिलीपींस के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अभी वर्तमान में शांत है, और एक है माउंट, या सीधा लिखिए क्राकाताओ। तो क्राकाताओ भी बहुत ज़्यादा विस्फोटक होने के बाद अब शांत हो गया है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो भी सकता है। तो क्राकाताओ ध्यान रखना कहाँ पर पड़ता है, इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। तो इस तरह से ध्यान रखें,
ये कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी सक्रियता की स्थिति में नहीं पाए जाते हैं। मेन उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी जो ज्वालामुखी की है, उस तीसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं मृत या विलुप्त ज्वालामुखी। तो ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे भविष्य में कोई संभावना नहीं बची है कि ये सक्रिय होंगे। हालांकि जो भूगर्भिक शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात की हाल ही में डिक्लेरेशन घोषणा भी की है कि भूपृष्ठ का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी इस तरह की हलचलें नहीं हो सकती हैं। भूपृष्ठ आपको पता ही है, आंतरिक संरचना हम पूरी पढ़ चुके हैं। भूपृष्ठ पर किसी भी भाग में से ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं, बस वो डिपेंड करता है कि वहां पर प्लेट की मोटाई कितनी बची हुई है। निरंतर मैग्मा की सम्मानी तरंगें ऊपरी सतह से टकराती रहती हैं, उस सतह को क्या करती है, मेल्ट करती रहती है, पिघलाती रहती हैं, जिससे प्लेट क्या होती है, पतली होती चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको तोड़ के वो बाहर आ जाता है मैग्मा। तो ये प्रक्रिया निरंतर 24/7 चली रही है और ये लगातार चलती रहेगी। तो भूपृष्ठ के किसी भी भाग में कहीं से भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, ऐसा हाल ही में वैज्ञानिकों का मत है इस बात को लेकर, ठीक है। तो अगला हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अगली कैटेगरी मृत या विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो मृत या विलुप्त ज्वालामुखी की हम बात करें, तो मृत या विलुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वे ज्वालामुखी जिनसे, यहां पर लिख लेते हैं इसकी एक परिभाषा सामान्य सी, वे ज्वालामुखी जिनसे भविष्य में उद्गार होने की संभावना, उद्गार होने की संभावना नहीं है, ठीक है। कई सारे उदाहरण इसके आप देख सकते हैं जिनको कई सौ साल हो गए उनसे कोई उद्गार नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की देखिए बात करें तो माउंट किलिमंजारो सब जानते ही है, कहाँ पर है, तंजानिया में पड़ता है, तंजानिया। और इसकी ऊंचाई जो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है और ये भूमध्य रेखा के लगभग आसपास ही पड़ता है। भूमध्य रेखा से मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माउंट किलिमंजारो। और आप जानते ही हैं कि भूमध्य रेखा पर तापमान साल भर ज़्यादा रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा पर्वत है भूमध्य रेखा पर, ज्वालामुखी पर्वत है, जो बर्फ से ढका रहता है। क्यों ढका रहता है? क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर आप जानते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो है ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण, लगभग इसकी ऊंचाई आप जानते हैं 6885 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ये बर्फ से ढका रहता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्रायो वोल्केनो भी कहा जाता है, क्रायो वोल्केनो।
क्रायो वोल्केनो बोलते हैं, मतलब इसका जो क्रेटर है वो किससे ढका है, बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तो एक ऐसा पर्वत भी है, एक ऐसा ये ज्वालामुखी पर्वत है जो भूमध्य रेखा के समीप होने के बावजूद भी बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें इसको। माउंट किलिमंजारो, इसी तरह अफ्रीका में ही है माउंट केन्या, माउंट केन्या केन्या के अंदर पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाता है माउंट केन्या। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे नेक्स्ट लिख सकते हैं आगे माउंट पोपा, और माउंट पोपा कहाँ पर पड़ता है, म्यांमार के अंदर पड़ता है। माउंट पोपा म्यांमार में, ध्यान रखें। अगली कैटेगरी लिख सकते हैं देवमंद, कोह ए सुल्तान। ये दो मृत ज्वालामुखी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखें, पूछे जाते हैं। तो कोह ए सुल्तान और देवबंद दोनों ईरान के अंदर पड़ते हैं, ईरान के अंदर मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो ये मेन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं ज्वालामुखी से संबंधित। ठीक है, तो किलिमंजारो याद हो गया आपको, किलिमंजारो ध्यान रखें। और आप और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में माउंट चिम्बेराजो, प्रसुप्त में आप लोग लिख लेना, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रसुप्त की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और लिख लेना चिम्बेराजो, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर माउंट चिम्बेराजो। तो जो माउंट चिम्बेराजो है, ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में पड़ता है, इक्वेडोर। और इक्वेडोर में सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, इसी तरह अर्जेंटीना में एक और पड़ता है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो भी जाना जाता है, वो भी आपका कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी कैटेगरी में आता है, ओजस डेल सलाडो। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से ध्यान रखें। तो कई सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका सॉरी, और दक्षिणी अमेरिका इस तरह से दिखाई देती है, और दक्षिणी अमेरिका में इसके बाद ऊपर उत्तरी अमेरिका आ जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिखाई देता है, पर्वत श्रृंखला का विस्तार नजर आता है। तो इसी पर्वत श्रृंखला पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहीं पर मैंने बात की थी एक ज्वालामुखी की, जो है कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी था। कोटोपैक्सी के नज़दीकी इक्वेडोर में एक और पड़ता है, जिसको मैं अभी बात कर रहा था, चिम्बेराजो यहाँ पर है। और इधर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, वैश्विक वितरण में हम बात करेंगे, वैश्विक वितरण जब पढ़ेंगे तो इनकी स्थिति भी हम जान लेंगे मैप के अनुसार। ठीक है,
तो ये जो कोटोपैक्सी है ये सक्रिय है, चिम्बेराजो मैंने बताया सबसे ऊंचा प्रसुप्त है, और ओजस डेल सलाडो ये भी आपका कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये सक्रिय है। यही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी स्थिति भी ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, ये दोनों इक्वाडोर में पड़ते हैं और ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर पड़ता है, दोनों की सीमा बनाता है, बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई उद्गार अवधि के आधार पर। तो उद्गार अवधि के आधार पर हमने जान लिए 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, उनके उदाहरण हमने जान लिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसके उदाहरण हमने जान लिए, और मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हमने जान लिए। अब एक एक करके हम बात करेंगे आगे कुछ और चीज़ों की। अब जैसे दूसरी कैटेगरी हमने डिसाइड की थी, वो किसके आधार पर थी, वो हमने विस्फोटकता के आधार पर विभाजित की थी। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम हेडिंग डालेंगे विस्फोटकता के आधार पर। तो हेडिंग डालेंगे विस्फोटकता के आधार पर, ज्वालामुखी प्रकार, विस्फोटकता के आधार पर। ठीक है, तो विस्फोटकता के आधार पर फर्दर इसको 2 भागों में बांट दिया था। एक थे केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार, ठीक है, दूसरा दरारी उद्गार, फिशर इरप्शन, दरारी उद्गार। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की कैटेगरी की हम बात करें तो वही हम जानेंगे, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय उद्गार में सबसे पहले हम बात करें कौन सा है, हवाई तुल्य, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा हम बात करें हवाई तुल्य के बाद स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी आती है विशुवियस, विशुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, चौथी कैटेगरी वल्केनियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, और इसी वल्केनियन को प्लीनियन तुल्य बोल देते हैं, प्लीनियन। प्लिनी वैज्ञानिक का नाम था जिसने सबसे पहले वोल्केनो देखा था, उसी ने वोल्केनो नाम भी दिया है। तो प्लिनियन तुल्य, और अगली कैटेगरी जो आ जाएगी वो कहलाती है आपकी, इसको हम बोलते हैं पीलियन तुल्य, पीलियन तुल्य। तो ये विस्फोटकता के आधार पर है। तो ध्यान रखना, विस्फोटकता केंद्रीय उद्गार में ये सबसे कम विस्फोटकता वाला होगा, सबसे कम विस्फोटकता। और अगर हम बात करें इसकी तो ये सबसे ज्यादा विस्फोटक, सर्वाधिक विस्फोटक, सर्वाधिक विस्फोटक होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्फोटक है। जैसे क्राकाताओ ज्वालामुखी की हम बात करेंगे तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है। तो ये तो केंद्रीय उद्गार वाले हो गए। और दरारी उद्गार में एकमात्र एग्जाम्पल ध्यान रखें, आइसलैंडिक, आइसलैंडिक तुल्य। ठीक है, मतलब दरार के द्वारा उद्गार होता है। तो आइसलैंड में लगभग 27 किलोमीटर लंबी जमीन में दरार बन गई, उससे ज्वालामुखी उद्गार होगा तो वो सबसे शांत प्रकार का होगा। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं क्या स्थिति बनती है। सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूं, फिर हम लिखेंगे इसको। मैं बोलता चला जाऊंगा, आप धीरे धीरे करके इसको लिखते चले जाएं। कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, ये उम्मीद मुझे है ही। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सारा का सारा खेल किसका है? सारा का सारा खेल है मैग्मा की विस्कोसिटी का है। किसका? मैग्मा की विस्कोसिटी का खेल है। क्या है स्थिति? देखिए समझिए यहां पर, जैसे ये मान लीजिए भूपृष्ठ है, ये क्या है? भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ, ठीक है। अब अंदर की तरफ हम बात करें बेस में, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से देखिए, मान लिए यहां पर ये मैग्मा चैम्बर है। अब ये जो मैग्मा चैम्बर है, यहां पर मैग्मा कैसा है? क्षारीय मैग्मा है, क्षारीय मैग्मा, ठीक है, क्षारीय मैग्मा है। यहां पर हम आगे की तरफ चले जाएं तो मैग्मा थोड़ा सा कैसा हो गया? अम्लीय मैग्मा हो गया, अम्लीय मैग्मा। और आगे चले गए तो यहां पर भी अम्लीय मैग्मा, अम्लीय मैग्मा, ठीक है। अम्लीय मैग्मा मतलब 1+ दे दिया यहां पर, मतलब गाढ़ापन ज्यादा है। इधर की तरफ भी अम्लीय मैग्मा है, अम्लीय मैग्मा, और यहां पर 2+ दे दिए, मतलब और ज्यादा गाढ़ा है। और यहां भी अम्लीय मैग्मा, और यहां पर गाढ़ापन सर्वाधिक है, ठीक है, गाढ़ापन सर्वाधिक है। अब इसके साथ साथ में जब मैग्मा का गाढ़ापन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात आप समझिए, साथ साथ में यहां पर क्या है? जलवाष्प, भाई जलवाष्प भी है, जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, यहां भी जलवाष्प, और यहां भी जलवाष्प। जलवाष्प से ही तो दबाव बनेगा ज्यादा, और यहां भी जलवाष्प, वाटर वेपर। अब ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और आंतरिक भाग में आप देख रहे हैं क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा चैम्बर है। अलग अलग चैम्बर मैंने विभाजित कर दिए हैं समझने के लिए। अब सिंपल सी बात है, मैग्मा कैसा है? क्षारीय है। और क्षारीय मैग्मा कैसा होता है? क्षारीय मैग्मा क्या होता है? पतला होता है, कम गाढ़ा होता है। और कम गाढ़ा मैग्मा होगा तो सिंपल सी बात है, ये भूपृष्ठ पर दबाव बनाएगा, लेकिन दबाव बनाने के बाद जब इसको तोड़ देगा तो तोड़ने के बाद ये पतला होने के कारण आराम से गैस भी रिलीज कर देगा। यहां पर गैस में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर आप सब लोगों के घर में होगा, तो प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर से सीटी निकलती है तो अंदर की तरफ दाब और ताप दोनों कम हो जाते हैं। प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर पर जब खाना बनता है और जब उसके अंदर ज़्यादा दाब और ताप हो जाता है, जैसे सीटी निकल जाती है, दोनों दाब और ताप कम हो जाता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है, फिर से सीटी निकलती है। तो यहाँ पर यह स्थिति मान लीजिए कि लावा है पतला। लावा कैसा है? लावा या मैग्मा पतला है, और पतला मैग्मा होगा तो इसको ऊपर निकलने के लिए, जलवाष्प को ऊपर निकलने के लिए कोई ज़्यादा अवरोध पैदा नहीं करेगा। आराम से गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, और मैग्मा पतला होने के कारण दूर दूर तक फैल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो लावा, इस प्रकार का जो विस्फोट होता है, ये हवाई द्वीप पर देखा गया। कहां पर देखा गया? हवाई द्वीप पर। जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी है, किलायू ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं, ये सबसे पहले हवाई द्वीप पर देखे गए, जो बहुत शांत प्रकार के थे। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? इसको हवाई तुल्य दे दिया। ये क्या कहलाएगा? हवाई तुल्य। हवाई तुल्य कहलाएगा।
क्योंकि ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट सबसे पहले हवाई द्वीप पर देखे गए। मैग्मा बहुत ज़्यादा पतला है क्योंकि क्षारीय है तो रेत कम है, रेत ज़्यादा होगा तो गाढ़ा हो जाता, रेत कम है, तापमान ज़्यादा होगा तो ये भूपृष्ठ को तोड़ेगा तो गैस आसानी से निकल जाएगी। तो एक उद्गार होगा या दूसरा उद्गार होगा या तीसरा उद्गार होगा। पतला मैग्मा है, जब गैस निकलेगी तो आसानी से साइड में हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाए अम्लीय मैग्मा पर। अब यहां पर जब अम्लीय मैग्मा हो गया तो इसका गाढ़ापन और चिपचिपापन बढ़ गया। अब गाढ़ापन और चिपचिपापन इसका बढ़ गया और जलवाष्प का जब यहां पर दबाव होगा तो यहां से जो विस्फोट होगा, ये विस्फोट क्या होगा, ये मैग्मा के साथ में सारी की सारी जलवाष्प के साथ मैग्मा ऊपर की तरफ उछल जाएगा और ऊपर की तरफ उछलने के बाद वापस ये सीधा का सीधा कहां गिर जाएगा, क्रेटर में ही गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन है और दबाव के कारण ये फैलने की बजाय ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ये क्या करेगा, एक स्तंभ की तरह दिखाई देगा। और ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे पहले स्ट्रोम्बोली में देखा गया, स्ट्रोम्बोली के अंदर देखा गया, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रोम्बोली तुल्य। तो ये कैसा कहलाएगा, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रोम्बोली में दिखाई देने लगा और ये क्या है, स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, स्तंभ के रूप में नजर आता है। अब यहां पर क्या है कि इसका अम्लीय मैग्मा तो है लेकिन गाढ़ापन उतना ज्यादा नहीं है, और गाढ़ापन नॉर्मल होगा तो एक स्तंभ के रूप में दबाव के कारण ऊपर उठेगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, यही मेन कारण है। अब आगे की तरफ चले जाएं, अम्लीय मैग्मा हो गया और अम्लीय मैग्मा थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा है, और गाढ़े का होने का मतलब क्या है कि आपने प्रेशर कुकर के ऊपर कोई सीटी निकलने नहीं दी और आपने उसके ऊपर एक वजन रख दिया, और वजन रख देंगे तो अंदर से ज्यादा तापमान बढ़ेगा, ज्यादा दबाव बढ़ेगा, तो ज्यादा ताप और दाब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो आपने वजन रखा उसको तोड़ते हुए गैस को निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप और वजन रख दें, मान लीजिए आपने अपना हाथ इतना रख दिया इसके ऊपर, यहां पर आप पहुंच गए, हाथ आपने रख दिया और इतना ज्यादा आपने वजन रख दिया कि गैस निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, कुकर को ही फाड़ देगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो ज्वालामुखी अपने स्थल को ही उड़ा देते हैं वो पीलियन तुल्य कहलाते हैं। मतलब इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि जब एक बार उद्गार हो जाता है तो उसकी नली गाढ़ा लावा होने से बंद हो जाती है, और बंद हो जाएगी तो अंदर ज़्यादा दबाव, ज़्यादा गैसें दबाव क्रिएट करेगी तो पूरे के पूरे भूपृष्ठ को ही उड़ा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अम्लीय मैग्मा की, तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, गाढ़ा होने के कारण यहाँ से मैग्मा मान लीजिए ऊपर निकलेगा और इधर जमा हो जाएगा इस तरह से, और इसके साथ में क्योंकि तापमान यहाँ पर गाढ़ा है, ये गाढ़ा होगा तो जलवाष्प से तापमान बढ़ता चला जाएगा, तो चट्टानें किस में बदल जाएगी, राख में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे जो राख निकलती है वो इस तरह से, इस तरह की आकृति ले लेती है। ये आकृति फूल गोभी के समान नजर आती है। तो यह आकृति कैसी दिखाई देती है, फूल गोभी, फूल गोभी के समान, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं विसुवियस। और सबसे पहले ऐसे ज्वालामुखी उद्गार विसुवियस में देखे गए इटली के अंदर, तो इसलिए इसको विसुवियस तुल्य बोल देते हैं। ठीक है, और सेम स्थिति विसुवियस और वल्केनियन लगभग एक जैसी स्थिति वाले ही हैं, दोनों में लगभग मैग्मा का गाढ़ापन समान होता है, और इससे भी फूल गोभी के समान आकृति इस तरह से बनती है। और ये ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये मान लीजिए आपने ऊपर कुकर की सीटी पर हाथ रख दिया तो पूरा का पूरा कुकर ही फट जाए, तो ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे उद्गार स्थल को ही उड़ा देता है, ये उद्गार स्थल को ही उड़ा देता है। इस तरह की स्थिति बनेगी
और इससे यहाँ पर क्या बन जाता है, इस तरह से कैल्डेरा का निर्माण हो जाता है। इसकी बात करेंगे आगे। तो इससे क्या होता है, भारी मात्रा में गैसें निकलती हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। कई हजार किलोमीटर तक ये गैसें और धूलकण चारों तरफ फैलते चले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से इनके नाम हैं। ये वल्केनियन कहलाएगा, वल्केनियन, और ये पीलियन तुल्य, पीली देवी के नाम पर है ये, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, फिर इसको लिख लेते हैं। बनाइए इसको फटाफट, और कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं लिखाऊंगा। ये आपको बना बनाया मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड पर मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए, विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी वर्गीकरण। और लिखिए इसके अंदर, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार प्राय दो रूपों में होता है। ज्वालामुखी उद्गार प्राय दो रूपों में होता है। पहला लिखो, केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। पहला लिखिए, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, और दूसरा लिखिए, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। पहली हेडिंग डाली अब, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, पहली हेडिंग है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। लिख लो इसके अंदर, वे ज्वालामुखी जिनसे विखंडित पदार्थ, वे ज्वालामुखी जिनसे विखंडित पदार्थ एक संकरी नली, वे ज्वालामुखी जिनसे विखंडित पदार्थ एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे, नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। लिखिए इसी में आगे, जब लावा के साथ, जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है, जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने पर, ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसें, ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसें
बड़ी तीव्रता से भूपटल के निचले भाग पर धक्का लगाती हैं, निचले भाग पर धक्का लगाती हैं और जहां भूपटल कमजोर मिलता है, जहां भूपटल कमजोर मिलता है वहां पर गैसें इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती हैं। ठीक है। उद्गार की तीव्रता के आधार पर, इसी में आगे लिखिए, उद्गार की तीव्रता के आधार पर निम्न प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उद्गार की तीव्रता के आधार पर निम्न प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये उद्गार की स्थिति के आधार पर ही है। तो सबसे पहले लिखिए हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, एक एक करके लिखते जाइए इनके साथ में। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार, इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार शांत प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाए कि सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार कौन से होते हैं और उसमें आइसलैंडिक नहीं दे रखा है तो आपको हवाई तुल्य लगाना है। आइसलैंडिक दरारी है तो वो सबसे शांत होगा ही, लेकिन केंद्रीय उद्गार में सबसे शांत प्रकार का जो ज्वालामुखी उद्गार है वो हवाई तुल्य होता है। ठीक है। तो लिखिए इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार शांत प्रकार का होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना, इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना और गैस की तीव्रता में कमी का होना है, कमी का होना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार सर्वप्रथम हवाई द्वीप पर देखे गए। हवाई
द्वीप पर देखे गए इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार सर्वप्रथम हवाई द्वीप पर देखे गए, इसलिए इन्हें हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। जैसे मोना लोआ, किलायू, इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार हैं। इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार हैं। ठीक है, तो ये हवाई द्वीप पर इस तरह के ज्वालामुखी देखे गए सबसे पहले, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तो पूछा जाए कि मोना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी हेडिंग डालिए स्ट्रोम्बोली तुल्य। दूसरी हेडिंग डालिए स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। लिख लो इसमें, इस तरह का, स्ट्रोम्बोली में लिखिए आगे, इस तरह का ज्वालामुखी, इस तरह का ज्वालामुखी हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इस तरह का ज्वालामुखी हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तुलना में, हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तुलना में अधिक विस्फोटक होता है। हवाई तुल्य से थोड़ा ज़्यादा विस्फोटक होगा। हवाई तुल्य की तुलना में अधिक विस्फोटक होता है। ठीक है, इस लिख लेना इसमें, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में लावा अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता है। अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता है। अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता है। इसी में लिखिए, तरल लावा के अतिरिक्त, तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ, तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, लैपिली, प्यूमिस या झामक बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, प्यूमिस तथा ज्वालामुखी बम उद्गार के समय निकलते हैं। ज्वालामुखी बम उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर पड़ते हैं।
पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर पड़ते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर में गिर पड़ते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार इटली के लिपेरी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में देखे गए। इसलिए इन्हें स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिए, दोनों एक साथ लिख लिए। विसुवियस और वल्केनियन लगभग एक ही प्रकार के हैं। विसुवियस लिख लिए, इसमें विसुवियस तथा वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तथा वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तो लिखिए इसमें, इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है। इससे निकलने वाला लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा होने के कारण, इससे निकलने वाला लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा होने के कारण ज्वालामुखी छिद्र को ढक देता है। ज्वालामुखी छिद्र को ढक देता है। इससे गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। इससे गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। जैसे एक बार विस्फोट हुआ, मैग्मा ने इस छिद्र को बंद कर दिया, तो नीचे से जो गैसें निकलेंगी उसका रास्ता क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। परिणाम स्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती हैं। ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती हैं।
तथा ज्वालामुखी मेघ काफी दूर तक छा जाते हैं। ज्वालामुखी मेघ, इससे जो राख निकलती है उससे बादल छा जाते हैं। ज्वालामुखी मेघ काफी दूर तक छा जाते हैं, जिनका आकार प्राय फूल गोभी के समान होता है। जिनका आकार प्राय फूल गोभी के समान होता है। फूल गोभी के समान होता है। तो ये दोनों लगभग एक ही प्रकार के हैं, एक ही जगह पर पाए गए हैं, इटली के पास ही। अब लास्ट लिखिए पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अगली कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, फटाफट से हेडिंग डालिए, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी लिख लो। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होने के कारण, अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होने के कारण ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी, ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है। कठोर पट्टी जमा हो जाती है, जिससे अगला उद्गार इतना भीषण होता है, अगला उद्गार इतना भीषण होता है जो अपने उद्गार स्थल को ही उड़ा देता है। उद्गार स्थल को ही उड़ा देता है। उद्गार स्थल को ही उड़ा देता है। जैसे 1902 में 1902 में मार्टिनिक द्वीप, 1902 में कैरेबियाई द्वीप समूह, कैरेबियाई द्वीप समूह का एक द्वीप है, इसको बोलते हैं मार्टिनिक द्वीप। मार्टिनिक द्वीप। और मार्टिनिक द्वीप पर पीली, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, पीली ज्वालामुखी है। पीली ज्वालामुखी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लिख लें, इंडोनेशिया का क्राकाताऊ। इंडोनेशिया में क्राकाताऊ। ये अभी तक के विश्व में सबसे ज़्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी हैं। तो इसी पीली देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा है पीली, ठीक है। तो आज समय कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।